में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज का प्रैक्टिस सेट हल करना। और आज के प्रैक्टिस सेट का देखते हैं पहला प्रश्न। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि अलंकार सिद्धांत के रचनाकार आचार्य भामह है। इन्होंने ही अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य विश्वनाथ का कथन कौन सा नहीं है? तो इसमें रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, यह कथन उद्भट महोदय का है। किसका है? उद्भट का है। बाकी रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाश है और रस वेदांत स्पर्श शून्य है। ये तीनों कथन आचार्य विश्वनाथ के हैं। तो विकल्प अगर डी के साथ आप जाते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो आप जानते हैं कि सिद्ध सामंत युग कहने वाले आदिकाल को हैं राहुल सांकृत्यायन जी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। वहीं शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी। तो राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का कवि नहीं है? तो इसमें आदिकाल के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चंद्रबरदाई, जगनिक और दलपति विजय, ये तीनों कवि आदिकालीन कवि हैं। जबकि नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे और ये सगुण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं, भक्ति काल के। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश के रचनाकार आपको बताना है। तो दोहा कोश के रचनाकार आपने सरहपाद को चुना। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की। तो वहीं पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की है और स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना पौमचर्यु है। अगला प्रश्न है कि पुष्प की रात कहानी के लेखक कौन है? और बड़ी ही चर्चित कहानी है और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मुंशी प्रेमचंद्र चुना होगा। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा होगा, दिया होगा। रामचंद्र वर्मा को 1919 ईस्वी में यह जीवनी रामचंद्र जी ने गांधी जी की जीवनी के रूप में लिखी, जिसमें उन्होंने गांधी जी के प्रमुख व्याख्यानों को भी स्थान दिया है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आप जानते हैं कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गोप। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार द्वितीय उत्थान का समय संवत 1950 से 75 ईस्वी तक है।
यानी अगर इसे ईस्वी में ज्ञात किया जाए तो 1893 से 1918 तक ठहरता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो आप जानते हैं कि यह इतिहास ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा जी का है। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना ब्रज भाषा में लिखी गई 1904 ईस्वी की कश्मीर सुषमा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसमें भारतेंदु मंडल के लेखक के रूप में कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो भारतेंदु मंडल के लेखकों में आपके राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं, यह लेखक न होकर के बल्कि कवि हैं। भारतेंदु मंडल के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लेखक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल से पहले के कवि हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ये लोग भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी और किसने लिखी है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। तो प्रेमचंद और अमृत राय विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकालीन कवि जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार आचार्य शुक्ल जी हैं, इन्होंने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। उनके अनुसार केशव दास को कवि हृदय मिला ही नहीं था। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खिलन हो रही उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? और इसका जवाब आपने पद्माकर चुना। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिखरे पन्ने किसकी रचना है? बिखरे पन्ने कृति पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद कृति के रचनाकार कवि देव हैं। देव की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, सुख सागर, राग तरंग, काव्य रसायन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक कौन है? तो आप जानते हैं इसमें विकल्प बी से हो जाएगा शिवराज भूषण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इसमें से कौन सा है? पद्माकर द्वारा लिखित अलंकार ग्रंथ पद्माभरण है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो बसेरे से दूर, नीण का निर्माण और 10 द्वार से सोपान तक ये रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। जबकि समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है।
राम दरस मिस्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? प्रश्न संख्या 21 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है 1907 ईस्वी विकल्प डी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? इसमें हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद माने जाते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी प्रसिद्ध रचना चंदायन है, जिसमें लोर लोरिक अथवा नायिका चंदा या चांदा की प्रेम कहानी का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी रही है? तो अधिकांशतः सूफी कवि जो है उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपने सही जवाब के रूप में नाभा दास को चुना होगा, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन हुआ है और इसके रचनाकार नाभा दास हैं, जो राम भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? तो इसमें कृष्ण गीतावली जो रचना है यह तुलसीदास की रचना है, जबकि राम ध्यान मंजरी यह अग्रदास की रचना है। और श्री रामार्चन पद्धत और राम सत्सई ये दोनों रचनाएं रामानंद की रचनाएं हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख जागता के, तो प्रयुक्त पंक्तियां कहां से उद्गृत हैं और इसके रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने रामचरितमानस से अवतरित यह पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास की हैं, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो नंददास, परमानंदास और चित स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। हरिव्यास देव यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मिनी जो है वह परम सत्ता की प्रतीक है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छीत स्वामी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी कृष्ण भक्त से संबंधित जो हैं अष्टछाप के कवि हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस किसका नाटक है? और जवाब हो जाएगा मोहन राकेश, विकल्प 20 का राइट आंसर है। रसज्ञ रंजन की सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि भक्तिकाल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्तिकाल को सबसे पहले स्वर्ण युग की संज्ञा देने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है? तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय के कवि कौन नहीं है, इसमें इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है तत्सुखी संप्रदाय, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सुखी संप्रदाय जो है यह कृष्ण भक्त से संबंधित संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न है चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है?
चंडी चरित के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? तो जवाब हो जाएगा इसे पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग में जो है हिंदी की अनेक नवीन विधाओं का, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी आदि का परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी प्रमुख विधा जो थी वह नाटक ही थी। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें चारुमित्रा और रेशमी टाई जैसे रचनाएं राम कुमार वर्मा की हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और रचनाकार कौन है? तो इसमें छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद के करुणालय को गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो यह गीति नाट्य है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का नायक कौन है? तो विशाख दत्त द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस का नायक चाणक्य है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों की भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो भारत दुर्दशा नाटक जो है 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है, जो तत्कालीन भारत की दशा और उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका विवेचन करता है। तो विकल्प इसमें बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य में आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध कवित्री हैं महादेवी वर्मा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है, जिसका प्रारंभ जो है 1918 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता इसमें से कौन सी है? और आपने उत्तर में विकल्प डी चुना, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कामायनी कृति एक महाकाव्य के रूप में है, जिसका मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो आप जानते हैं कि कामायनी महाकाव्य में चिंता पहला ही सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग जो हैं इसमें संकलित हैं। अगला, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? इसमें छायावाद के कवि कौन नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, ये छायावादी कवि न होकर के द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी प्रसाद पंत निराला ये लोग छायावादी कवि हैं।
मैथिली शरण गुप्त को जो है भारत भारती से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अंधेरे में जो कविता है, इस कविता के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो अंधेरे में कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना होगा। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने वीरेंद्र मिश्र को चुना होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति किसकी है। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, इन पंक्तियों के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर बनेगा रघुवीर सहाय, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद शर्मा गुलेरी हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है। तो इसमें सबसे पुरानी कहानी के रूप में इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई उदयभान चरित के नाम से भी जानी जाने वाली रचना रानी केतकी की कहानी है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र इसमें कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो पूस की रात कहानी है, इसमें जो है हल्कू प्रमुख पात्र के रूप में है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है। तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया चर्चित कहानी संग्रह, इसमें परिंदे है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें वयम रक्षामा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं बल्कि चतुरसेन शास्त्री का है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें द्विवेदी युग के कवि कौन हैं। तो बद्री नारायण चौधरी और राधा कृष्णदास, ये दोनों लोग तो क्या हैं, भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं, यह द्विवेदी युग के हैं। जबकि जसवंत सिंह जो हैं, यह रीतकाल के कवि हैं, रीतकाल के कवि हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो आधा गांव उपन्यास लिखा गया है राही मासूम रजा द्वारा, विकल्प बी इसका सही जवाब। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए धनिया को चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है
कि भारत के पाक विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जवाब भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास तमस, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह एक आंचलिक उपन्यास है जो 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा रचित नहीं है? तो उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा रचित इसमें रचना जो है शतरंज की मोहरें, यह अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी है? अमृतलाल नागर की रचना है शतरंज की मोहरें। बाकी शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल और गर्म राख उपेंद्र नाथ हस्क की रचना है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? और मृगनयनी उपन्यास का लेखक आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास इसमें कौन सा है? तो आप जानते हैं कि गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र का इसमें उपन्यास है। विकल्प जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1936 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है, जिसे आप प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास के रूप में भी जानते हैं। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो विश्व के प्रथम उपन्यास के रूप में बाण भट्ट द्वारा लिखा गया कादम्बरी है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो 1822 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या आपको बताना है और आपने उत्तर में 16 मात्राएं चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है आप। मनहर कवित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो मनहर कवित के एक वर्णिक छंद है जो 31 वर्णों का होता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सोरठा छंद, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों का जो क्रमबद्ध समूह है वह वर्णमाला कहलाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपको बताना है और ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपने मथुरा चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, भरतपुर आदि जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? तो प्रति हिंदी में संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बुंदेली का क्षेत्र इसमें कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 80 का आपको जवाब बताना है। बुंदेली का क्षेत्र, तो विकल्प इसमें जो है झांसी, जालौन और दतिया, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन के रूप में आप जानते हैं य, र, ल, व, यह 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसमें ल अंतस्थ व्यंजन है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? प्रश्न संख्या 82 का अगर आपने जवाब सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। अगला प्रश्न है कि किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो विभाव अनुभाव के संचारी भाव के संयोग से जो है जब परिपक्व अवस्था स्थायी भाव जो होता है उसका विकल्प डी का राइट आंसर हो जाएगा। सबके संयोग से अस्थायी भाव उसका जो है मजबूत होता है। विकल्प डी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव
क्रोध होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। हास्य का स्थायी भाव क्या होगा, तो हास्य का हास होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब किसी बात, सामान्य बात का विशेष बात से अथवा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, तो क्षमा करें ऊपर वाला प्रश्न छूट गया। निम्न में से कौन सा शब्द शब्दालंकार नहीं है, तो इसमें जो है उपमा जो है यह अर्थालंकार का भेद है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अर्थांतर न्यास होता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, तो रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आप जानते हैं वर्णों की आवृत्ति पर अनुप्रास अलंकार होगा, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथोचित का संधि विच्छेद यथाद अनुचित होगा, गुण संधि का उदाहरण है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। नाविक का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो नौधन एक नाविक बनेगा, अयादि संधि का उदाहरण है, नौधन एक नाविक, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भलमानस में कौन सा समास है, भलमानस का भला मानुस है जो अर्थात कर्मधारय का यह उदाहरण है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होगा, मुझे उम्मीद है कि इसका विकल्प आपने बहुब्रीहि ही चुना होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना होता है, तो जवाब हो जाएगा शर्मिंदा होना नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है, तो इसमें पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर जाना और टका सा मुंह लेकर रहना, तीनों का अर्थ शर्मिंदा होना होगा, जबकि मुंह में पानी आना यानी लालच करना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्त का अर्थ क्या होगा, यानी बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो चुपचाप दुख को सह लेना, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो आप जानते हैं तौलिया शब्द जो है यह हिंदी भाषा का शब्द न होकर के बल्कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। पुर्तगाली भाषा में गमला, कमीज, तंबाकू, पिस्तौल, अलमारी, आलपीन, कनस्तर, गोदाम आदि ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अपना का आत्मन होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अदरक का आर्द्रक, अनाड़ी का अनार्य और अमी का अमृत सही है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दवा किस भाषा का शब्द है, तो दवा फारसी भाषा का शब्द है, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसमें रेखांकित पद जो उस जगह है कौन सा प्रसर्ग है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है आपका अधिकरण कारक होगा, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, तो जवाब हो जाएगा संभाव्य भूत, विकल्प डी इसका
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि से अलग या अलगाव के संदर्भ में क्या होता है? तो आपादान से अलग होने के लिए विकल्प डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है और मुझे उम्मीद है कि आपने नृप यानी राजा विकल्प डी को पुल्लिंग के रूप में चुना होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसका आपको चयन करना है और इसमें स्त्रीलिंग शब्द के रूप में जो है कौन सा हो जाएगा? तो काया शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का वचन बदलिए। तो इसमें घर का हो जाएगा घरों और लोग का लोग ही रहेगा। तो विकल्प जो है इसमें ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, तो उसको आप अनिवार्य कहते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? और आपने सम सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में अमनि का विरुद्धार्थी यानी विलोम आपको बताना है। तो अमनि का विलोम आपने, मुझे उम्मीद है कि इसका समानार्थी तो होता है धरती, तो विलोम क्या बनेगा? तो आकाश यानी अंबर। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में ऊर्ध्व शब्द का विलोम आपको बताना है। तो ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, तो इसका विपरीत नीचे के लिए अधः। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्बरता शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? और इसका जवाब निशंसता सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी, बर्बरता का पर्यायवाची हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दयुग में सही अर्थभेद को छांटिए। कांति और क्रांति, कांति और क्रांति। तो आप जानते हैं कि कांति का अर्थ होता है चमक, कांति का जो अर्थ होता है वह चमक होता है। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चमक और क्रांति, परिवर्तन। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो प्रश्न संख्या 113 में शुद्ध वाक्य के रूप में हो जाएगा आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भवान गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आप जाते हैं। विकल्प बी। फल गिरता है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा फलम पतति। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम के रचनाकार आपने विकल्प बी कालिदास को चुना। अनुचिता शब्द में समास कौन सा है? और आपने विकल्प न्याय तत्पुरुष विकल्प डी चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लघुर्मी शब्द में संधि कौन सी होगी? तो लघुधन उर्मी, लघुर्मी दीर्घ संधि का उदाहरण है। और आख्यातोपयोगे सूत्र विभक्ति विधायक क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी पंचमी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? तो विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प बी क्रीणीहि। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि संप्रदान कारक में विभक्ति है, तो संप्रदान कारक में विभक्ति होगी चतुर्थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न संख्या 122 है कि निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध युग्म का चयन करना है, तो इसका देखिए, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की सरस्वती की रचना है, जबकि शिशुपाल वधम माघ की रचना है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस कवि ने कहा है, तो जवाब हो जाएगा किरातार्जुनीयम महाकाव्य से अवतरित यह कथन भारवी का है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। कथ किस नाम से प्रसिद्ध है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प इसका राइट आंसर क्या बनेगा, निष्ठा। विकल्प बी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि सादृश्यम, अगला प्रश्न है कि सहरि में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर बनेगा अव्ययी भाव। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। साथियों, आज की पाठचर्या में फिर लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।